आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस सिस्टम में स्कीमा रिफाइनमेंट या नॉर्मलाइजेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस क्या हैं जिसके ज़रिए हम एक अच्छा रिलेशन स्कीमा बना सकते हैं। तो इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस में हम देखेंगे तो जब हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उनके दरमियान में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो वो उसमें इनफॉर्मल गाइडलाइंस क्या हैं। फिर उसके बाद फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिसके ज़रिए हम डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट एनएफ है, सेकंड एनएफ है और थर्ड एनएफ है। रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक गुड रिलेशन स्कीमा में डिफाइन करते हैं। देयर आर टू लेवल्स ऑफ रिलेशन स्कीमास। एक को कहते हैं लॉजिकल व्यू या यूजर व्यू। दूसरा है स्टोरेज बेस्ड रिलेशन लेवल। तो इसमें जो डिज़ाइन होता है एक्चुअली वो कंसर्न होता है विद द बेस रिलेशंस, जो स्टोरेज लेवल होता है। तो किसी भी क्राइटेरिया को हम गुड कब कह सकते हैं बेस रिलेशन के लिए, उसके लिए जो इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं वो ये हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मल जो कॉन्सेप्ट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं और नॉर्मल फॉर्म्स हैं। नॉर्मल फॉर्म्स तो वैसे तो अप टू 5 NF है, लेकिन हम इसमें अप टू 3 NF को डिस्कस करेंगे। जो इंफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं किसी भी रिलेशन स्कीमास के लिए, तो ये है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके सिमेंटिक्स क्लियर होने चाहिए। लाइक आपने किसी फील्ड का नाम जो रखा है उसकी मीनिंग भी वही होनी चाहिए और वो क्लियरली इंटरप्रेट होना चाहिए। टपल्स के अंदर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन मिनिमम होनी चाहिए और नल वैल्यूज भी किसी भी टपल के अंदर कम से कम होनी चाहिए। तो ये तीन जो है इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं किसी भी रिलेशन स्कीमा के लिए, कि आपके जो सिमेंटिक एट्रीब्यूट्स हैं उनके सिमेंटिक क्लियर हों, आपकी जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है वो कम से कम हो और नल वैल्यूज जो हैं वो आपने रिड्यूस करनी है। तो जब भी ये रिलेशन स्कीमा डिफाइन करना है तो ये तीन इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं। प्रॉब्लम जो, अगर हम किसी भी डेटाबेस को पूर्ली डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो अननॉर्मलाइज होता है, जहाँ पे जितना भी डेटाबेस है एक टेबल में स्टोर होता है जो कि एक फ्लैट फाइल डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। तो जो फर्स्ट इनफॉर्मल गाइडलाइन है रिलेशन स्कीमा के लिए, तो ये है कि सिमेंटिक ऑफ रिलेशन एट्रीब्यूट्स। जब भी आप एट्रीब्यूट्स को ग्रुप करें एक रिलेशन स्कीमा बनाने के लिए, तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एक रिलेशन से बिलोंग करते हैं और उनके कोई स्पेसिफिक रियल वर्ड मतलब होगा और उसकी कोई एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसका जो गोल्डन रूल है किसी भी रिलेशन के सिमेंटिक्स को एक्सप्लेन करने का, कि जितना हम इजीली उसके सिमेंटिक्स को एक्सप्लेन कर सकें उतना ही वो बेटर रिलेशन स्कीमा डिज़ाइन है। इसमें जो गाइडलाइन 1 है तो ये है कि डिज़ाइन अ रिलेशन स्कीमा सो दैट इट इज़ easy to explain its meaning. Do not combine attributes from multiple entity types and relationship types into a single relation. यहाँ पे जो रिलेशन है वो टेबल के साथ जिससे हम एक टेबल को कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन से मुराद एक टेबल है। तो एक रिलेशन में एक टेबल में आप एक ही टाइप के जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं उनको इकट्ठा करें।
उसके अलावा अगर आप एट्रीब्यूट्स को उसमें रखेंगे तो देयर माइट बी प्रॉब्लम। तो ये जो गाइडलाइन 1 थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एक ही एंटिटी टाइप एक रिलेशन में होनी चाहिए, तो उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो गाइडलाइन 1 है उसके मुताबिक सेम एंटिटी टाइप एक रिलेशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, तो इसमें एम्प्लॉय नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस और डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब इसमें जो टपल है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट रिलेशन, ये एक सिंगल एम्प्लॉय है, लेकिन इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है लाइक डिपार्टमेंट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विच द एम्प्लॉय वर्क्स एंड डिपार्टमेंट मैनेजर सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर। तो ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 2 इनफॉर्मल डिज़ाइन गाइडलाइन है वो ये है कि रिडेंडेंट इंफॉर्मेशन टपल्स में नहीं होनी चाहिए। रिडेंडेंसी क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। रिडेंडेंसी में हम क्या करते हैं कि हम इसको कम से कम करते हैं। Grouping attributes into relation schemas has a significant effect on storage space. One goal of schema design is to minimize the storage space used by the base relations. तो अगर हम एक रिलेशन के अंदर डिफरेंट एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करते हैं तो उससे रिडंडेंसी इंक्रीज होगी और एज अ मैटर ऑफ रिजल्ट जो स्टोरेज स्पेस है वो ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिनेरियो जहाँ पे ये एक रिलेशन है एम्प्लॉय। हमारे पास एक्चुअली ये एक रिलेशन था जिसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है और इसमें एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन है, साथ में ये डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर सोशल सिक्योरिटी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन है, ये रिपीटिंग ग्रुप है जिसमें एम्प्लॉय जो है किसी एक सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये रिपीटिंग ग्रुप है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एम्प्लॉय नंबर 1 है उसका डिपार्टमेंट नेम भी सेम है और ये यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है किसी और एम्प्लॉय के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो स्टोरेज स्पेस है वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसको एफिशिएंट बनाने के लिए हमने इन रिपीटिंग ग्रुप्स को एलिमिनेट करना है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक अलग टेबल की सूरत में शो कर दें। तो लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर, एसएसएन नंबर और डिपार्टमेंट नंबर ये एक अलग से टेबल है और एम्प्लॉय को इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है वो ऐसे फॉरेन की यूज़ हो रहा है। तो अब ये एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट के साथ लिंक है थ्रू डिपार्टमेंट नंबर। अब सेम इंफॉर्मेशन है, रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन इस स्कीमा में कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। तो इनको हमने इस टेबल को स्प्लिट करके इसमें सेम एंटिटी टाइप्स के एट्रीब्यूट्स डाल के इसको हमने अलग कर दिया और ये डिपार्टमेंट की जो एंटिटीज हैं उनको अलग कर दिया। नंबर 2 जो इनफॉर्मल डिजाइन गाइडलाइन है, it tells us redundant information in tuples and update anomalies.
अगर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है तो उसकी वजह से अपडेट एनॉमलीज हो जाएंगी। अपडेट एनॉमली से क्या मुराद है? अपडेट एनॉमली से मतलब ये है कि जब आप इंसर्ट करेंगे तब उसमें रिडंडेंट रिकॉर्ड्स होंगे, डिलीट करेंगे तो तब उसमें एरर आएंगे, मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे तो तब उसमें इशू आएगा। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इसमें जो प्रोजेक्ट नंबर है, आवर्स है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जो प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट लोकेशन है। इंसर्शन एनॉमली से क्या मुराद है? इंसर्शन एनॉमली ये है कि जब आप एक फैक्ट को इंटर करना चाह रहे हैं डेटाबेस में, तो उस वक्त इसको आप उस वक्त तक इंटर नहीं कर सकते जब तक आपको दूसरे फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। तो इसी टपल में अगर हम देखें तो हम इसमें प्रोजेक्ट उस वक्त तक इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक एक एम्प्लॉय उस प्रोजेक्ट पे असाइन ना हो। या दूसरी तरफ से अगर हम देखें, एक एम्प्लॉय को हम तब तक इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते जब तक वो किसी प्रोजेक्ट को असाइन नहीं हो। तो इस वजह से ये इसमें अपडेट एनॉमली में इंसर्शन एनॉमली आती है। अब इसमें डिलीट एनॉमली क्या होगी? डिलीट एनॉमली से मुराद ये है कि जब आप एक फैक्ट को डिलीट करें तो साथ में दूसरा फैक्ट भी डिलीट हो जाए। इस एग्जांपल में अगर देखें, जब एक प्रोजेक्ट को डिलीट किया जाएगा तो इसके साथ जितने भी एम्प्लॉयज उस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। अगर एक प्रोजेक्ट के साथ एक ही एम्प्लॉय है तो उस प्रोजेक्ट के साथ वो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट एनॉमली भी आती है अगर आपके पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो इसका मतलब है कि जब आप एक चेंज एक फैक्ट में करते हैं तो मल्टीपल मॉडिफिकेशन होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोजेक्ट नंबर P1 फॉर एग्जांपल इसको चेंज करते हैं तो ये जो अपडेट है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उन सब के लिए चेंज होगा। नंबर 2 है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इन टपल्स एंड अपडेट anomalies. तो इसके लिए गाइडलाइन क्या है? डिजाइन द बेस रिलेशन स्कीमा so that no insertion, deletion or modification anomalies are present in the relation. If any anomalies are present, note them clearly and make sure that the program that updates the database will operate correctly. नंबर 3 जो है वो नल वैल्यूज जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। तो किसी स्कीमा डिजाइन में ये हो सकता है कि बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर ग्रुप्ड इनटू अ फ्लैट रिलेशन, और अगर बहुत से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते ऑल टपल्स के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सी नल वैल्यू उस टपल में अपीयर होंगे। तो इसके लिए जो गाइडलाइन है कि उसमें हम ट्राई करें अवॉइड प्लेसिंग एट्रीब्यूट्स इन अ बेस रिलेशन whose values may frequently be null. If nulls are unavoidable, make sure that they apply in exceptional cases only and do not apply to a majority of tuples in the nation. Next is functional dependencies. Functional dependencies are constraints that are derived from the meaning and interrelationship of the data attributes.
दीज आर यूज टू डिफाइन नॉर्मल फॉर्म फॉर रिलेशन, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स implies वाई, implies एक्स पॉइंट्स टू वाई। इसमें जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं x, they are functionally determine a set of attributes y if the value of x determines a unique value for y। मतलब इसका ये है कि अगर हमें x की वैल्यू पता है तो फिर हम y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है उससे एम्प्लॉय नेम का पता चलता है, तो इसमें जो एट्रीब्यूट है या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं उनको डिटर्मिनेंट कहते हैं, और जो राइट साइड पे एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिपेंडेंट्स कहते हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि एसएसएन नंबर से हम एम्प्लॉय नेम को फाइंड करते हैं। Then what is partial functional dependency? In case of composite primary key, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से एक प्राइमरी की बनी है, तो उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे दे शुड बी डिटरमाइंड बाय होल की। लाइक कस्टमर आईडी है एंड नेम है। तो इसमें जो पार्शियल डिपेंडेंसी तब होगी जब एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमाइंड होगा बाय ए पार्ट ऑफ नॉट द होल कॉम्पोजिट प्राइमरी। लाइक यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है, दिस इज पार्ट ऑफ कंपोजिट की ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी। लेकिन नेम जो है एक नॉन की एट्रीब्यूट है और इसको हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम कस्टमर आईडी, तो इसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। इसको कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी implies name is not a full functional dependency called partial dependency। तो क्योंकि हमारे पास कस्टमर आईडी से भी हम कस्टमर नेम को फाइंड कर सकते हैं जो कि पार्ट ऑफ की है, और इसको हम इस वजह से पार्शियल डिपेंडेंसी कहेंगे। व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से मुराद ये है कि जब एक नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट्स दूसरे एट्रीब्यूट्स को, नॉन की एट्रीब्यूट्स को फाइंड करता है, तो उसको हम नॉन प्राइम जो इसमें है वो एक एट्रीब्यूट है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी कैंडिडेट। तो जब भी कोई नॉन की प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो उसको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी की है वो है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, और एम्प्लॉय आईडी जो है उससे हम फाइंड कर सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी से हम फाइंड करते हैं डिपार्टमेंट नेम। तो ये ए टू बी एंड बी टू सी टाइप इसमें डिपेंडेंसी है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है ये नहीं होना चाहिए, इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो कि होल्ड करती है बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांजिटिविटी। जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उस वक्त होती है जब एक रिलेशन के अंदर तीन या तीन से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिटिविटी होती है उसके लिए कंडीशन है कि ए टू बी एंड बी टू सी। अब ये जो स्कीमा है इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बुक, यारने, ऑथर और ऑथर नेशनलिटी है। अब इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो बुक टू ऑथर नेशनलिटी है। applies that if we know the book we know author's nationality। फर्दर हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो बुक टू ऑथर है, लेकिन ऑथर टू बुक नहीं है। ऑथर टू ऑथर नेशनलिटी है, देयरफॉर बुक टू ऑथर नेशनलिटी जो है वो ट्रांजिटिव
डिपेंडेंसी है। Transitive dependency occurred because a non-key attribute author was determining another non-key attribute which is author nationality. तो ये एक एनॉमली है जो एक अच्छे या गुड रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए डीकम्पोजिशन एक सॉल्यूशन है। तो जितने भी प्रॉब्लम आते हैं डेटा रिडंडेंसी के या फंक्शनल डिपेंडेंसी के, उनको हम डीकम्पोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं। डीकम्पोजिशन से बात यह है कि हम एक बड़े स्कीमा को मल्टीपल स्मॉलर स्कीमास में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी वजह से हम जितनी भी एनोमलीज होती हैं जो कि डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एनोमली लेस होना चाहिए, उन सारी एनोमलीज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट एक स्कीमा है, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट एसएसएन, पी नंबर, आवर्स, एम्प्लॉय नेम, पी नेम, पी लोकेशन है। इनको हम स्मॉलर स्कीमास में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि एनोमलीज को रिमूव किया जा सके। अब इसके जो फर्दर स्कीमास बनेंगे उसमें एक एम्प्लॉय, वर्क ऑन और प्रोजेक्ट, तो ये तीन रिलेशन एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के बन सकते हैं। तो एम्प्लॉय में सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसमें एम्प्लॉय नेम और पी नंबर है, फिर वर्क ऑन एसएसएन नंबर, पी नंबर और आवर्स हैं, और प्रोजेक्ट में पी नंबर, पी नेम और पी लोकेशन। अगर हम डेटा रिडंडेंसी और डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए डीकम्पोजिशन यूज करते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं डीकम्पोजिशन की जिनको कंसीडर करना चाहिए। नंबर वन, लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी। Identify any instance row of original relation from the corresponding instance of the smaller relation attained after decomposition. कि इसमें जो आपका जो कोई भी इंस्टेंस है ओरिजिनल रिलेशन का, जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टेंस ऑफ स्मॉलर रिलेशन से लेते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करें जब आप उसको डीकम्पोज करें। लाइक आप इसमें जो एसएसएन से हम लिंक कर सकते हैं एम्प्लॉय को, और इसी तरह पी नंबर से हम लिंक कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। Number two, dependency preservation property. Ensure that each functional dependency is represented in some individual relation resulting after decomposing. जब हम इसको डिकम्पोज कर लें तो उसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी रिप्रेजेंट हो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इंडिविजुअल रिलेशन यूज हो जो कि आफ्टर डिकम्पोजिंग होंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग रिलेशन विद एनॉमलीज टू प्रोड्यूस स्मॉलर वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस। नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए और उसकी जो स्टेजेस हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म एक स्टेट है किसी रिलेशन के लिए, जो किसी रिलेशन के ऊपर जब हम सर्टेन रूल्स अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म अचीव होती है। तो नॉर्मल फॉर्म्स के डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म की डिफरेंट कंडीशंस हैं। लाइक अगर आप हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में किसी स्कीमा को रिलेशन को लेके आना है तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू है दे शुड बी एटॉमिक।
Attribute set to be value atomic if it contains only a single value of data for any given rows and column intersection, और उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए उन पर्टिकुलर रोज में। फर्स्ट एनएफ में ये कंडीशंस होनी चाहिए कि इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं हो, इसमें कंपोजिट या नेस्टेड एट्रीब्यूट्स ना हो, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ रोज जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट एनएफ की कंडीशन है कि जब आपका रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होगा तो उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ना हो, कंपोजिट या नेस्टेड एट्रीब्यूट्स ना हो और रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। तो यहाँ पे ये एक डिपार्टमेंट रिलेशन है और इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपार्टमेंट नेम है, नंबर है, डिपार्टमेंट मैनेजर सोशल सिक्योरिटी नंबर है, डिपार्टमेंट लोकेशन है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है उसमें डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट मैनेजर और जो डिपार्टमेंट लोकेशन है उसमें यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। जो डिपार्टमेंट लोकेशंस हैं वो एटॉमिक वैल्यू एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, as we have, this is the first condition of first NF। तो इसमें ये जो डिपार्टमेंट लोकेशन है they should be presented in a different rows। तो इसमें तीन जो मेन टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर सकते हैं जिसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ना हो। Number one, expand the key so that there will be a separate tuple in original department relation for each location of the department। तो by key expansion, तो जो इसमें different multi valued attributes हैं उनको हम अलग कर सकते हैं और ये जो इशू है रिडंडेंसी का, रिपीटिंग ग्रुप का, ये इसमें सॉल्व हो जाएगा। दूसरी टेक्निक जो है फर्स्ट एनएफ के लिए हम डीकम्पोजिशन से ले सकते हैं। उसमें हम ऐसे जो एट्रीब्यूट्स हैं लाइक डी लोकेशन इन दिस एग्जांपल उसको हम रिमूव कर दें और इसको एक सेपरेट रिलेशन में जो लाइक डिपार्टमेंट लोकेशन है और साथ में उसकी जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट उसको हम यूज़ कर लें और एक दो टेबल बन जाए। थर्ड टेक्निक ये है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जो नोन है किसी भी एट्रीब्यूट के लिए 3, उसको रिप्लेस कर दें बाय 3 एटॉमिक एट्रीब्यूट्स लाइक लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3 के तौर पे हम 3 एट्रीब्यूट्स बना दें और उसमें जो लोकेशन सही होंगी वो नल होंगी, तो उससे नल वैल्यू का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारे पास ओरिजिनली ये रिलेशन था जिसमें डिपार्टमेंट लोकेशन जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो फर्स्ट टेक्निक है वो है एक्सपेंड की के। तो इसमें हम जो है प्राइमरी की जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर 2, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एनएफ वर्जन of the same relation with the redundancy repeating group for each value of D location group of D name department manager exists। तो इसमें जो लोकेशन की बेस के ऊपर हम इन रिकॉर्ड को सेपरेट कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव 3 लोकेशन, तो हम इसको 3 जो रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ से रिमूव कर जाए। दूसरी जो टेक्निक थी वो ये थी कि हम डीकम्पोज कर लें रिलेशन को इनटू 2 रिलेशन।
लाइक डिपार्टमेंट लोकेशन और डिपार्टमेंट नंबर। इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है वो लिंक है विद डिपार्टमेंट लोकेशन यूजिंग दिस डिपार्टमेंट नंबर। तो इस तरह यहाँ पे बजाय कि हम जितनी लोकेशन रखते तो हमने इसको लिंक कर दिया रिसर्च को विद दिस रिलेशन, जिसमें डिपार्टमेंट नंबर की 5 लोकेशंस हैं। तो इस तरह हम इसको लिंक कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक जो थी तो ये थी कि हम जो डिपार्टमेंट लोकेशंस को जो मैक्सिमम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उतने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम उसको कन्वर्ट कर लें। तो उसके लिए हमने तीन जो एट्रीब्यूट्स हैं डी लोकेशन 1, डी लोकेशन 2 और डी लोकेशन 3 इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो अब इसमें ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन जहाँ पे ये मल्टीपल लोकेशंस नहीं है वहाँ पे हमें नल वैल्यू इंसर्ट करना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नेस्टेड रिलेशन नहीं होते और हर टपल के अंदर एक रिलेशन हो सकता है। तो फर्स्ट एनएफ में चेंज करने के लिए हमें नेस्टेड रिलेशंस को रिमूव करना होगा, एक नए रिलेशन में कन्वर्ट करना होगा और उसके साथ प्राइमरी की को प्रोपोगेट करना होगा। और उसके अलावा अननेस्ट करना होगा रिलेशन इनटू अ सेट ऑफ फर्स्ट एनएफ रिलेशंस। तो अगर किसी टपल में नेस्टेड रिलेशंस है, like schema of employee project relation with a nested relation project, तो इसमें ये एम्प्लॉय प्रोजेक्ट एक रिलेशन है और उसमें एक नेस्टेड रिलेशन है प्रोजेक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एनएफ वी कैन नॉट हैव नेस्टेड रिलेशंस। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। Example extension of employee project relation showing nested relation within each tuple। तो ये डेटा है जो इसमें जो प्रोजेक्ट का डेटा है इसको पी नंबर और आवर्स का डेटा शो होगा। तो इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिकम्पोज एम्प्लॉय प्रोजेक्ट इनटू वन एनएफ रिलेशंस लाइक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 1 एंड एम्प्लॉय प्रोजेक्ट 2 by propagating SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर इन सेकेंड रिलेशन। तो इस तरह हम SSN के जरिए इनको लिंक कर सकते हैं और जो भी नेस्टेड रिलेशन है उसको अलग से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड एनएफ। एक रिलेशन को हम सेकेंड एनएफ में उस वक्त कहेंगे अगर ये फर्स्ट एनएफ में हो। इसमें हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होता है प्राइमरी की के ऊपर, और इसमें अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना होता है। Any attribute which are dependent on part of the composite key, these attributes are put into a separate table along with that part of the compound key। For example, हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, आवर्स है, एम्प्लॉय नेम है, टी नेम है और प्रोजेक्ट लोकेशन है। तो इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ हम SSN नंबर और टी नंबर यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय 2 है जिसमें SSN नंबर और एम्प्लॉय नेम है। और फिर इसी तरह एम्प्लॉय प्रोजेक्ट थर्ड रिलेशन है जिसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट लोकेशन है। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो SSN और प्रोजेक्ट नंबर है उससे हम आवर्स को डिटरमाइन करते हैं, और ये पार्शियली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि फुली डिपेंडेंट है। और इस
इसको हम फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी कह सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी नंबर, पी नंबर टू ईमेल, ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। इसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी, क्योंकि इसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर से भी एम्प्लॉय नंबर को फाइंड किया जा सकता है। एक रिलेशन आर को हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उस वक्त कहेंगे जिसमें हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट किसी प्राइमरी की से पार्शली डिटरमाइन होता है तो उसको हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे। एक रिलेशन आर जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब इसमें हर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट ए वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा प्राइमरी की के ऊपर। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम डिकम्पोज कर सकते हैं कि सेकंड एनएफ रिलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ सेकंड एनएफ नॉर्मलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो डिकम्पोज रिलेशन था उसमें हमारे पास अगेन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इसमें जो सोल्यूशन होगा वो ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी से डिस्क्रिप्शन। तो ये दो रिलेशन बनेंगे, एक ऑर्डर का जिसमें ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी होगा, और प्रोडक्ट एक और अलग से रिलेशनशिप बनेगा जिसमें प्रोडक्ट आईडी और डिस्क्रिप्शन होगी। तो इस रिलेशन को हम फर्दर टू रिलेशन में डिवाइड कर देंगे ताकि जो सेकेंड एनएफ की कंडीशंस हैं उनके मुताबिक हमारा रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाए। और इसमें डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट आईडी से फाइंड हो रही है, प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर नंबर से हो रही है। तो इस तरह इसमें कहीं पे भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म या थ्री एन। तो ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके ऊपर बेस्ड है। एक रिलेशन तो उस वक्त हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहेंगे जब ये सेकंड एनएफ में हो और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो और उसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंडेंट हो ऑन अदर नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स ना हो। A relation is said to be in PNF if every determinant is a key. For each and every fictional dependency, FTA to BA is a key. Like जो भी determinant हो वो key हो. Solution decompose relation with attributes which are dependent on another attribute other than the primary key within the table. तो इसमें जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम आता है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है कि अगर हमारे पास किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं, वी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ना तो प्राइमरी है और ना ही कैंडिडेट की है, और उसमें एक्स इम्प्लाइज वाई है और वाई इम्प्लाइज वी है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एसएसएन नंबर से हम डिपार्टमेंट मैनेजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्योंकि हम ये डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। एसएसएन से हम डिपार्टमेंट नंबर फाइंड करेंगे और डिपार्टमेंट नंबर से डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन जो है वो फाइंड हो सकता है। एसएसएन की में जो नॉन ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं है जहाँ पे एसएसएन एक्स से हम फाइंड करें और एक्स जो है ईमेल से हमें मिले, एक्स से ईमेल मिले। तो एग्जांपल देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म।
इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, जिसमें हम दूसरे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं उनको फाइंड करते हैं। डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन। In other words, we can say that SSN transitively indirectly determine department number and department manager SSN. तो इस तरह के टेबल को हम डिकम्पोज करते हैं इनटू फर्दर रिलेशंस टू अचीव 3NF। तो इसमें हम डी नंबर को यूज करेंगे एज ए फॉरेन की, और डी नेम और डी मैनेजर पर्सन नंबर अलग से रिलेशन में आ जाए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको हमने डिटरमाइन करना है वेदर इट इज इन व्हाट एनएफ। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है आईएसबीएन, टाइटल, पब्लिशर एंड एड्रेस। फ्रॉम आईएसबीएन वी कैन फाइंड title, and from ISBN we can find publisher, from publisher we can find address। तो इसके सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है कि इसमें कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, तो ये एटलीस्ट 1NF में होगा। इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होगी, तो ये सेकेंड NF में होगा। और अगर इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं है तो ये क्या होगा, ये थर्ड फॉर्म में होगा। क्योंकि इसमें पब्लिशर टू एड्रेस है तो इस वजह से ये थर्ड NF में नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं, डीकम्पोज करते हैं इनटू टू रिलेशंस लाइक बुक ISBN और टाइटल पब्लिशर और पब्लिशर एड्रेस इज पब्लिशर टू एड्रेस। डेटा नॉर्मलाइजेशन में अप टू 4NF हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टेप 1 में हम रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करते हैं, उसके बाद स्टेप 2 में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ताकि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी को या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है ताकि ये 3NF में आ जाए। और स्टेप 4 में हम मल्टी डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ताकि ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। और उसमें जो थर्ड डिटरमिनेंट है वो एक ही होना चाहिए, और ये कंडीशन है बायस को नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें जो रिडंडेंट डेटा है वो रिड्यूस होता है, इसमें डेटा इंटेग्रिटी वो मेंटेन रहती है, और उसमें जो डेटाबेस और एप्लीकेशन डिज़ाइन प्रोसेस है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, और उसमें सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के जो डिसएडवांटेज हैं, जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली टेक्निक यूज होती है वो डीकम्पोजिशन। और जब डीकम्पोजिशन यूज करते हैं तो एज ए रिजल्ट यू हैव लॉट ऑफ टेबल, और जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कम होते हैं, और उसको डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए और रिपोर्ट्स बनाने के लिए यू नीड जॉइंट्स। और इसके अलावा जो कंप्यूटर फॉर्म परफॉर्मेंस है, CPU, IO, मेमोरी का जो यूटिलाइजेशन है, उस पर भी अफेक्ट आता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की इसमें हमने डिस्कस किया, इनफॉर्मल गाइडलाइंस को, फॉर्मल गाइडलाइंस को, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स को कि किस तरह हम नॉर्मलाइजेशन अचीव कर सकते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर सकते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को कैसे रिमूव कर सकते हैं।